बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन में अब उत्तराखंड की अहम खबरों पर एक नजर। आपातकाल की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों का सम्मान किया। इसी क्रम में हरिद्वार से लोकतंत्र सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय मधुकांत प्रेमी की धर्मपत्नी श्रीमती विद्यावती को भी सम्मानित किया गया। स्वर्गीय मधुकांत प्रेमी मीसा एक्ट के तहत आपातकाल के दौरान 45 दिनों तक जेल में रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने न केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि उनके पौत्र अविरल प्रेमी को भी विशेष रूप से स्नेह और प्रोत्साहन प्रदान किया। कार्यक्रम में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों की भूमिका को याद किया गया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया, जहां अलकनंदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर गई। आपको बताते चलें, रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी का बहाव बेहद तेज था बारिश के कारण, और यही कारण है कि ये हादसा पेश आया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में दरअसल गुरुवार सुबह ये बड़ा हादसा हो गया। उफनती अलकनंदा नदी में एक पूरी बस समा गई। बस में 18 लोग सवार थे। करीब 5 लोगों के बाहर छिटके होने की सूचना भी मिली। अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हादसे की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसीज मौके पर पहुंची। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह हादसा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। गुरुवार को 18 सीटों वाले एक बस अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना के बाद करीब 7 लोग घायल हैं, कई लोग लापता हैं। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने दरअसल बात की और बताया कि रुद्रप्रयाग जिले के धौलथिर में 18 सीटों वाली एक बस में अलकनंदा नदी में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। 7 लोग घायल हैं। बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। अभय कायंत्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अभय, अभी क्या सिचुएशन है, जरा बताइए अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। कितने लोग घायल हैं, घायलों को निकाला गया है, नहीं निकाला गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है, जरा डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि आज सुबह की एक घटना है जब रुद्रप्रयाग से ये बस बद्रीनाथ धाम के लिए जा रही थी, और ये कह सकते हैं कि जो मार्ग है उस मार्ग में बारिश के कारण बस अनियंत्रित हो गई है। 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जाके गिरी है। जिस प्रकार से यह सड़क हादसा हुआ, यह दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है कि ये बस ये कह सकते हैं 31 सीटर बस थी जो 300 मीटर गहरी खाई में गिरी है। इस बस में अभी तक ये कह सकते हैं कि 2 शव यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। जो मृतक थे उनके 2 शव यहाँ पर प्राप्त कर लिए गए। 8 लोग घायल हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। उसमें से 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स अस्पताल में एयरलिफ्ट करके हेली एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट किया गया ताकि उनको बेहतर उपचार वहाँ पर मिल सके। अभी भी 10 लोग यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए सर्च अभियान वहाँ पर जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इस अभियान में यहाँ पर जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है कि संभावित लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार की आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग बस से छिटक कर दूर जाके गिरे हैं। और ऐसे में कोशिश यही है कि लगातार वहाँ पर जो सर्च अभियान है वो वहाँ पर जारी रखा रहेगा। लेकिन
बस अभी भी ये कह सकते हैं कि बस जिस जगह पर नदी में समाई है वहां पर पानी का वेग ज्यादा है, पानी की रफ्तार ज्यादा है। ऐसे में जो रेस्क्यू अभियान है वो अभियान को आगे बढ़ाने में बड़ी मुश्किलों का सामना इस समय राहत और बचाव की जो टीमें हैं उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये हादसा जिस समय हुआ कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ और अभी इस वक्त एक और चीज बड़ी मुश्किल पैदा कर रही होगी, बारिश भी बेतहाशा हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, और शायद यही कारण है कि जो नदी का जलस्तर है वो भी बढ़ रहा था, बहाव भी तेज था, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में शायद ये भी एक कारण है कि बड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या ऑफिसर्स की तरफ से औपचारिक तौर पर कोई बयान सामने आया है, कोई ऑफिशियली इस पूरे मामले को लेकर? ये कहा जा सकता है कि घटना किन कारणों से हुई है इसके अभी तक कोई पुष्टि वहां पर नहीं हो पाई है, ना ही अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसी बयान या ऐसी कोई प्रतिक्रिया वहां पर दी गई है जिससे पता चल सके कि घटना किन कारणों से हुई है। जो लोग इस हादसे में कह सकते हैं सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल है उसमें एक चालक भी है जो हरिद्वार के ही रहने वाले हैं, और उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर यहाँ पर प्रशासन की टीमें यहाँ पर कर रही है। लेकिन इस समय घायलों की स्थिति ऐसी गंभीर घायलों में भी कई लोग शामिल हैं, इसलिए जो प्राथमिक उपचार के बाद ही इन सब चीजों पर बातचीत करने की बात यहाँ पर कही गई है। ये कहा जा सकता है कि जिस जगह पर ये बस गिरी है वो एक तो दुर्गम क्षेत्र वहां पर है, और जो इस समय रेस्क्यू अभियान अच्छा, एक और डिटेल दे दीजिए, कितना गहरी है ये खाई जहां पर गिरी है? क्योंकि हम जो वीडियोस सामने आई हैं उनके जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। रस्सी पूरी डाली गई है और कतार बनाकर लोग नीचे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी गहराई नज़र आ रही है। ज़रा कुछ इसकी जानकारी साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ? ले जा रही थी तो बस जो रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए जा रही थी। चलिए अभी बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी खबर है जिस पर आपसे जानकारी साझा लेंगे, लेकिन कुछ बयान सामने आए हैं वो भी आप लोगों को सुना देते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस वाले हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग हैं। क्या बस का पता चल रहा है? बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अभी बस का पता नहीं। कितने बजे की घटना मानी जा रही है? 7 से 7:30 के बीच। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? हमें स्टेट अथॉरिटी से खबर मिली। अच्छा, तो कितने लोगों की टीम थी आपकी? हमारी एक प्लाटून की नफरी थी और हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम भी थी। बड़ा दुख हुआ कि आज सुबह जब मोबाइल खोला तो सबसे पहले यही खबर देखी कि 7:30-8 बजे के आसपास का ये हादसा है और जिसमें 19 लोग थे, जिसमें से 8-10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 2 मृत बताए गए हैं और 8 का 20 ये जो हमारा अस्पताल है रुद्रप्रयाग में वहाँ इलाज चल रहा है। बड़ा दुख होता है ऐसी घटनाओं को देख के। मैं तो यही यात्रियों से भी यही कहूँगा कि थोड़ा आराम से अपनी गाड़ियाँ चलाएं और बरसात का मौसम है, धीरे धीरे चलें और प्रशासन भी लगातार अपना काम कर रहा है और देखते हैं कब तक गाड़ी का भी पता नहीं चला है, देखते हैं कब तक गाड़ी मिल पाती है। हम लोग इंडिया के द्वारा सेकेंड इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का यहाँ 2 दिन का आयोजन किया जा रहा है। देश में टाइगर कंजर्वेशन के जब 2023 में 50 साल पूरे हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा भी करी थी और आज भारत में उसके कार्यालय के साथ देश के 97 कंट्रीज जिनमें बिग कैट्स पाए जाते हैं, उनमें इस कोलिशन को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के हिसाब से ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो हमारे यंग साइंटिस्ट काम करते हैं, पॉलिसी मेकर काम करते हैं, एकेडमिशियन काम करते हैं, रिसर्चर्स काम करते हैं, उनको हम यहाँ पर बुला करके अलग अलग क्षेत्र में काम करने जो उनके काम आते हैं इकट्ठा आकर के अपनी नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे बढ़े। पिछले दिनों जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 7th मीटिंग हुई थी, उसमें भारत में जो इस समय
कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट लॉयन चल रहा है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उसकी तो समीक्षा की ही गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को निर्देशित भी किया था कि कंजर्वेशन में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, जैसे हम रेयर स्पीशीज पे काम कर रहे हैं, घड़ियाल कंजर्वेशन पे काम करना चाहिए, उसी के साथ स्लॉथ बियर कम हो रहे हैं, उस पर काम करना चाहिए। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हमारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के काम करना चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। अभी कुछ दिनों पहले जदुआ में हमने यूपी के सारे विषयों को कराया। मैं जानता हूँ उत्तराखंड में भी विशेष रूप से गुलदार या जो तेंदुए की समस्या है, उसके रेस्क्यू सेंटर को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही जो हमारे प्लांट एनिमल हेल्थ को लेकर के जो कार्य हैं उसको करेंगे। एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है भारत की, तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंस उसको कैसे जोड़ा जाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज फेमस है यहाँ पे ना। हाँ। अच्छा, क्या हुआ, ये घटना कहाँ पे हुई है, कौन से धौलतीर में हुई है। कितने लोग? ये तो सीएमओ साहब बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक टोटल 7 पेशेंट आए हैं। 7 पेशेंट आए, 7 इंजर्ड आ गए हैं हमारे यहाँ, बाकी और आ गए। ये बस दुर्घटना घटी है? हाँ। अच्छा, तो सभी लोग कैसे हैं? अभी तो जो हैं वो सब लगभग स्टेबल हैं। स्टेबल है, ठीक है। कितने लोग थे बस उसमें, ऐसे कुछ? 19 लोग बता रहे हैं अभी, बाकी देखो जो भी है। क्या सुनना आपका? डॉक्टर प्रवीण कुमार। डॉक्टर प्रवीण कुमार। खबर देहरादून से है, जहां पर NH 74 घोटाले के मामले में ईडी ने गुरुवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की है। ईडी की टीम देहरादून, काशीपुर और रुद्रपुर में तड़के ही सक्रिय हो गई और कई पूर्व और वर्तमान अफसरों के आवास और ठिकानों पर दबिश दी गई। इसमें एक PCS अफसर भी शामिल है। ईडी पिछले कई महीनों से इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। हालिया छापेमारी उस जांच का हिस्सा है। सूत्रों की माने तो ईडी को कुछ नए दस्तावेज और बैंक लेन देन के सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर यह ताज़ा कार्रवाई की गई है। ये छापेमारी संकेत देती है कि एजेंसी NH 74 जैसे बड़े घोटालों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अभय, दरअसल इस पूरी खबर की भी डिटेल दीजिए, क्योंकि सुबह तड़के ही कई अफसरों के घरों में, ठिकानों पर छापेमारी की गई है। क्या कुछ वजह है और क्या ये छापेमारी अभी तक जारी है? क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? अभय, आवाज आ रही है आपको? चलिए, अभी तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे संपर्क साधने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन अभी की जो जानकारी हमें मिल रही है, जानकारी यह है कि NH 74 मुआवजा जो घोटाला था, उस पूरे मामले को लेकर अब ईडी अलग अलग अफसरों के घरों में और ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हितेश त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। हितेश, जरा इस खबर को क्या कुछ इस समय चल रहा है उसकी अपडेट दीजिए। सुबह तड़के ही छापेमारी शुरू हो गई, कहां कहां छापेमारी की गई है, कौन कौन अफसर हैं जो इसमें संलिप्त माने जा रहे हैं, जहां ईडी ने दबिश दी है, जरा डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में सुबह से ही ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है और नाम की अफसर इसमें शामिल है। और लगातार जिस तरीके से ईडी अपनी छापेमारी कर रही है, DP सिंह के यहाँ पर छापे पड़े हैं, नए दस्तावेज कुछ सामने आए हैं जो ईडी को बरामद हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से राजधानी देहरादून स्थित जो इनका आवास है वहां पर भी लगातार ईडी अपने जो दस्तावेज खंगाल रही है। साथ के साथ देहरादून जो आवास समेत जो यूपी के जो बरेली हो गया है, सीतापुर में भी छापे हुए हैं।
बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर भी कई अहम मामले बैंकों से जुड़े हुए कई बड़े लेन देन को लेकर ईडी वहां पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि हरिद्वार में एनएच के एक अधिकारी और काशीपुर में एक वकील के आवास पर भी ईडी की बड़ी दबिश की है। वहां पर भी ईडी के आला अधिकारी मौजूद हैं और इसी दौरान जिस तरीके से 500 करोड़ का जो घोटाला में भी एक इसमें जांच चल रही है, एनएच 74 मुआवजा घोटाले में डीपी सिंह पहले से आरोपी हैं। ईडी सितंबर 2014 में दाखिल कर चुकी है इसमें चार्जशीट। जी ठीक है। अभय भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभय कैंतुरा भी। अभय जरा क्या कुछ मामला देखने को मिल रहा है, क्योंकि देहरादून के अलग अलग जगहों में भी अफसरों के घरों में छापेमारी की गई है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कौन कौन इसमें सम्मिलित है, कहां कहां छापेमारी की गई है? सुबह तड़के ही ईडी की टीम पहुंच गई थी दबिश देने, क्या अभी भी वो छापेमारी जारी है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज ईडी की जो छापेमारी यहाँ पर हुई है वो अभी भी जारी है। उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर ये छापेमारी जारी है, जिसमें देहरादून में ये स्थान शामिल है। और ये कहते हैं कि मामला बहुत पुराना है। NH 74 में जो उस करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ था, जो 2017 से मामला जब प्रकाश में आया था, तब से लेकर अब तक इस मामले पर जो कार्रवाई वो लगातार आगे बढ़ती नजर आई है। और इस समय कह सकते हैं कि जो इस घोटाले के जो आरोपी कहे जा सकते हैं, पीसीएस जो अधिकारी रहे डीपी सिंह, उनके आवास पर ईडी की छापेमारी यहाँ पर चल रही है। इस समय ऐसे सभी दस्तावेज जो इस कार्य से जुड़े हुए थे, जो अधिकारी के लेन देन या फिर दूसरी सेवाओं से जुड़े हुए दस्तावेज थे, उन सभी को खंगालने का काम इस समय ईडी के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो दस्तावेज है उन सभी को सील करने का काम यहाँ पर किया जाता है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या फिर दूसरी ऐसी फाइल है जो इस समय संबंधित चीजों से जुड़ी हुई है, उनको सभी को खंगालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये मामला यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि NH 74 जो घोटाला उस समय तो 2017 में जो प्रकाश में आया था, उसके दिन उसका बाहर आते ही अब कई और अधिकारियों की भी सांसें यहाँ पर फूलने लगी है। ये कह सकते हैं कि शासन में भी इस समय एक हड़कंप सा यहाँ पर मचा हुआ है, क्योंकि उस समय भी इस पूरे मामले पर जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो रहे थे, उन्होंने 2 IAS अधिकारियों तक को इसमें सस्पेंड करने का काम यहाँ पर किया था। जी चलिए, अब देखना होगा कि ये छापेमारी कहां तक चलती है, कब तक चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में प्रसिद्ध चंडी मंदिर का प्रबंधन अगले आदेश तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपते हुए मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुई रकम के मामले में रीना बिष्ट के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे अग्रिम जमानत दे दी है, साथ ही उसे सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में वीसी के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से, हरिद्वार के डीएम और एसएसपी भी उपस्थित रहे। रीना बिष्ट ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया हुआ था। थाना श्यामपुर हरिद्वार में शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि चंडी घाट हरिद्वार निवासी रोहित गिरी, जो चंडी मंदिर का तत्कालीन महंत है, उसके साथ शिकायतकर्ता का विवाह हुआ था। अगस्त 2021 में रोहित गिरी ने यह बताया कि आज मंदिर में बड़ी बहन की पुरानी परिचित रीना बिष्ट आई थी। उसने बताया कि उसकी पहली लव मैरिज गुमानीवाला ऋषिकेश के प्रतिष्ठित भट्ट परिवार में हुई थी, लेकिन पति ने बिना तलाक के ही प्रार्थी को मारपीट कर छोड़ दिया, जिस कारण वो मजबूरन दिल्ली में काम करने चली गई। तलाकशुदा MBBS डॉक्टर से उसने विवाह कर लिया। उसके दूसरे पति ने भी उसे उपेक्षित करके रखा हुआ था। विकास चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और हमें जानकारी देंगे। हरिद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जरा इस पूरे मामले को विस्तार से समझाएंगे, क्या पूरा मामला है और इस पूरे मामले में अब क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जमानत याचिका दाखिल की गई थी, क्या पूरा मामला है? जरा विस्तार से दर्शकों को समझाइए। देखिए, हरिद्वार का बहुत प्रसिद्ध यह मंदिर है। पूरे कह लीजिए भारतवर्ष में ये चंडी देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि एक परिवार जो
गिरी परिवार है, इसकी प्रबंधन यहाँ पे करता चला आ रहा है कई वर्षों से, जिसकी वर्चस्व को लेकर परिवार में भी काफी पहले भी इस तरह की शिकायतें जरूर मिली थी, लेकिन कई लंबे समय से कोर्ट के माध्यम से ही रोहितगिरी इसका प्रबंधन यहाँ पर देख रहे थे, जिनका विवाह सबसे पहले गीतांजलि से होता है, जिसके बाद वो गीतांजलि को बिना तलाक दिए उसको छोड़ देते हैं और जो रीना बिष्ट है उसके साथ वो वहाँ पर रहने लगते हैं। इसके बाद हालांकि उनका विवाह भी चला, लेकिन पिछली जो 14 मई थी उसमें पंजाब पुलिस ने एक महिला को छेड़छाड़ के आरोप में यहाँ से रोहित गिरी को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद जो गीतांजलि है वो अपने पुत्र यानी कि रोहित गिरी के पुत्र को यहाँ पर आनंद फानन में मंदिर का प्रबंधक यहाँ पर बना देती है। हालांकि बालक नाबालिग था, लेकिन उसके बाद भी कुछ मेहनतों के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। वही रीना बिष्ट भी वहाँ पर उसके अपने प्रबंधन को देखने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए पहुंचती हैं। हालांकि जिस तरह से दोनों ही पक्ष आमने सामने यहाँ पर आए थे और जिसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से रीना बिष्ट पर भी गीतांजलि ने आरोप लगाए, जिसके जमानत के लिए वो खुद यहाँ पर गई थी, जिसके बाद जिस तरह से हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये ऐसा संत है जिसका विवाह एक से हुआ है किसी और के साथ रहा था। और साथ ही साथ ठीक, अब कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया विकास? कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, कोर्ट ने पूरा जो प्रबंधन है वो बद्री केदार समिति जो मंदिर समिति है उसको यहाँ पर सौंपने की आदेश दिए हैं। कुछ ही दिनों में मंदिर समिति के जो सदस्य हैं वो हरिद्वार पहुंचकर जो प्रबंधन है वो यहाँ पर अपने लेंगे, उसका कार्यभार लेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से हाई कोर्ट ने साफ कहा है, कोई भी अवांछित, इन तीनों पक्षों में से कोई भी अवांछित व्यक्ति उस मंदिर परिसर में नहीं जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए हरिद्वार पुलिस के द्वारा। तो कह सकते हैं काफी सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा, कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है आज की तारीख में। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर रक्सिया नाला, कलसिया नाला और देवखंडी नाला, इनके किनारे रह रहे लोगों की जान इस बार बाढ़ से नहीं बल्कि प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई से आफत बन गई है। यहां प्रशासन ने रक्सिया नाले किनारे बने सैकड़ों मकान मालिकों को अतिक्रमण ध्वस्त करने का नोटिस दे दिया है। तो वहीं प्रशासन के नोटिस से डरे हुए लोगों ने सरकार से मानकों के अनुरूप कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने विपक्षी दल के विधायक सुमित हृदयेश को मौके पर बुलाकर नाले का औचक निरीक्षण करवाया। प्रशासन की इस कार्रवाई को कलुषित राजनीति से जोड़कर बताया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।